नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में एनडीए में बहुत जल्द सीट बंटवारे की घोषणा हो सकती है, जिसका इशारा जेडीयू सांसद संजय झा ने किया है। सीएम आवास पर जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ सीएम नीतीश की मुलाकात होती है। एक बैठक का दौर चलता है और इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की गई। ये कहा जा रहा है कि जेडीयू ने अपने सीट और उम्मीदवार लगभग फाइनल कर लिए हैं और बीजेपी से बातचीत अंतिम दौर में चल रही है। बैठक के बाद जब संजय झा बाहर निकले तो उन्होंने पूरे दावे से कहा कि एनडीए में बहुत जल्द सीट बंटवारा हो जाएगा और जल्दी इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। सूत्र भी ये बता रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी में कुछ सीटों में अदला बदली भी हो सकती है, कुछ उम्मीदवार बदले भी जा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के एनडीए में आने के बाद सीटों की अदला बदली हो सकती है। जेडीयू के अंदर खाने में क्या चल रहा है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस खबर पर हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज। All 40 seats in Bihar, there is no problem. और as far as seat sharing is concerned, वो final stage में है और in a day or two you will have all the details about the seats, कौन कहाँ क्या लड़ रहा है, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। और how many seats JDU will contest, sir? वो अभी डिटेल्स सारा we will do we'll share with the press. We are in touch with people, with other parties, and you will get the details about number of seat and who will contest which seats. बिहार में एनडीए में सीट और उम्मीदवारों की घोषणा कब होगी, इसे लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक एक अन्य मार्ग में हुई, जिसमें जेडीयू के दो वरिष्ठ नेता ललन सिंह और संजय झा मौजूद थे और लगभग 2 घंटे तक की यह बैठक चली। और इस 2 घंटे में बैठक के बाद कई सारी तस्वीरें साफ करने की कोशिश की गई, खासकर जेडीयू किन किन सीटों पर लड़ेगा, कौन कौन से उम्मीदवार होंगे और कितने सीटों पर लड़ेगा, इन तमाम बातों पर चर्चा हुई। और जब बैठक खत्म हुई उसके बाद संजय झा बाहर निकले। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द एनडीए में सीट बंटवारा की घोषणा हो जाएगी, कौन से उम्मीदवार होंगे इसकी भी घोषणा हो जाएगी और तमाम बातें अंतिम चरण में है। जाहिर सी बात है, कुछ ऐसी चर्चाएं हैं कि जेडीयू के कुछ सीट बदले जा सकते हैं, बीजेपी भी अपनी सीट को कुछ बदल सकता है। तो ये कुछ ऐसी चर्चाओं के बीच में इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और माना यह भी जा रहा है कि आने वाले 24 से 48 घंटे में एनडीए में सीट बंटवारा हो जाएगा और कौन कौन उम्मीदवार होंगे इसकी भी घोषणा हो जाएगी। तो एनडीए में सीट बंटवारे की जो बात है वो अंतिम चरण में है और इसकी तस्वीर बहुत जल्द साफ हो सकती है। और इसी सियासी हलचल के बीच में जेडीयू की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो चुनाव की घोषणा के बाद सीटों के बंटवारे पर मंथन का दौर जो है वो इस वक्त तेज नजर आता है। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के सहयोगियों के साथ चर्चा कर चुके हैं। उसी दौरान बीजेपी के नेता और मंत्री संतोष सिंह भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे और बधाई दिया जाता है। लेकिन सीएम से मुलाकात के बाद संतोष सिंह ने कहा कि उन्हें जेडीयू में मंथन की जानकारी नहीं है भाई, लेकिन इतना तो जरूर है कि बहुत जल्द एनडीए में सीटों का बंटवारा हो जाएगा और कहीं कोई परेशानी इसमें नहीं है। जानकारी नहीं है, लेकिन इतना तय है कि सीट का बंटवारा हो जाएगा। आजकल के जल्दी ही हो जाएगा, आजकल के अंदर हो जाए, 24 घंटा हो जाए में, और कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, न कहीं हिचकिचाहट है। सब एनडीए के सहयोगी दल सभी अपने सहमति से और प्रसन्न मुद्रा में सबने सीट का शेयरिंग किया होगा और होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो वहीं महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही खींचतान के बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आज जेडीयू और कांग्रेस के बीच सोमवार को दिल्ली में एक अहम बैठक हो सकती है। इस बैठक में बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी शामिल होंगे। दरअसल सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस आला कमान ने 20 मार्च तक का एक डेडलाइन तय किया हुआ है और महागठबंधन में शामिल विपक्षी दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति अभी तक बन नहीं पाई है। आरजेडी कांग्रेस को 7 से 8 सीट से ज्यादा देने के मूड में नहीं है, जबकि कांग्रेस की डिमांड 11 सीटों की है। वामपंथी दलों की एक अलग डिमांड है। वामपंथी दल 6 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं आरजेडी बिहार में 30 सीट से कम नहीं चाहता और यही वजह है कि सीट शेयरिंग का ये मसला जो है वो सुलझ नहीं पा रहा। कांग्रेस ने बेगूसराय और कटिहार सीट पर दावा ठोक रखा है। बेगूसराय से कांग्रेस कन्हैया को प्रत्याशी बनाना चाहती है। कटिहार सीट से तारिक अनवर को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारना चाहती है।
बेगूसराय सीट पर लेफ्ट अपनी दावेदारी कर रहा है, उसकी तरफ से ये सीट मांगी जा रही है। कटिहार सीट पर आरजेडी अपनी दावेदारी कर रहा है, तो आरजेडी इसी सीट से अगर कटिहार की बात की जाए तो अशफाक करीम को उम्मीदवार बनाना चाहता है। तो नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव मुंबई के लिए रवाना हो गए और इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि बहुत जल्द इंडी अलायंस में सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने बीपीएससी शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले को लेकर जरूर सरकार पर हमला बोला। बारे में है, राहुल गांधी जी ने खुद फोन करके निमंत्रण दिया था, तो आज हम लोग जा रहे हैं। 17 महीने में कोई पेपर लीक हुआ था क्या? और इसी को कहते हैं असल माफिया राज। अद्भुत है भाई, सरकार बदलते ही भाजपा जैसे आ गई सरकार में, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है। देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ, ये अद्भुत। कुछ लोग माफिया राज खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है? कौन लोग लगे? 70 दिनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा। एक पेपर लीक हुआ तो बता दो, लेकिन इनके राज आते ही आते फिर से वही पेपर लीक। भाजपा का जहाँ राज रहा वहाँ पेपर लीक, यूपी में पेपर लीक, हर जगह। अब बिहार में तो गजबे हो गया, एडमिट कार्ड लेके लोग जाते हैं, उसके पीछे ही उत्तर है। तो बीपीएससी पेपर लीक मामले में सियासत अब बेहद तेज हो चुकी है और ऐसे में तेजस्वी यादव के आरोपों पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार किया। क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुनिए। लगाया है कि पेपर लीक मामला जो हुआ बीपीएससी का, वो बीजेपी की तरफ से कराया गया है, क्योंकि 17 महीनों में दिमाग खराब हो गया क्या उसका? ये राजद नहीं है, दिमाग ठीक कर ले। एक एक चीजों की जांच हो रही है। बीपीएससी में पूरा देश जानता है कि लालू जी के राज में तो जेल चला जाता था चेयरमैन। 7 चरणों में चुनाव को लेकर भी कांग्रेस और जो युवा है, जिन लोगों ने उसमें संलिप्तता होगी, उसको कार्रवाई कैसे नहीं होगा? युवा कैसे हो सकते? वो अपराधी हैं, ये ध्यान रखिएगा। 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। जिस लोगों ने प्रश्न यदि किसी ने लीक किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। तो लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ बिहार निर्वाचन आयोग की भी तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है और आज बिहार निर्वाचन आयोग ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसमें तमाम दलों के नेता शामिल हुए। बीजेपी, आरजेडी, सीपीएम, आरएलजेपी, एलजेपीआर के नेता इस बैठक में शामिल थे। निर्वाचन आयोग ने पार्टियों को गाइडलाइन से अवगत कराया, तो पार्टियों ने हिंसा मुक्त मतदान और बूथ पर सुविधाएं देने की मांग की। आरजेडी और सीपीएम ने पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पहले करने की मांग की है। बहुत सारी बातें विपक्ष की ओर से उठाई गई थी, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। जैसे आपको 50% बैलेट, ये जो पोस्टल बैलेट आता, पहले हम लोग तमाम पार्टी के लोगों ने कहा था कि पहले पोस्टल बैलेट का काउंटिंग करा लीजिए, तब बक्से का काउंटिंग होगा। उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। और जनता में एक परसेप्शन हो गया है कि इलेक्शन कमेटी, इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस और इलेक्शन ऑफिस इंडिपेंडेंटली काम करे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में, उस पर जनता को गहरा संदेह हो गया। हम लोगों ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन को, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पटना आए थे तो रिप्रेजेंट किया था और कहा था कि कम से कम आधी जो बैलेट पेपर है उसको काउंट करके वीवीपैट ईवीएम मशीन से मिलान करना चाहिए कि वो सही आंकड़ा दे रहा है या गलत दे रहा है। चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को बुलाया था और काफ़ी अच्छी वार्ता रही है। बहुत सारे मामलों के ऊपर में बातचीत हुई है और ये तो बेबुनियाद बात है ईवीएम के बारे में। अब जब पूरे देश में ईवीएम पर चुनाव हो रहे हैं, जब विपक्ष जहां जीतता है तब वो संदेह नहीं करता है, जब वो हारते हैं तो इसका जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त ने कल ही दे दिया। ऐसी लागू की जाए, जैसे विकलांगों के लिए कोई पहुंचाने की व्यवस्था अगर कोई पार्टियां करती हैं व्यक्तिगत तौर पर, मैं समझता हूं कि वो प्रभावित करती हैं। अगर चुनाव प्रबंधन स्वच्छ रखना है तो मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।
तो मौसम चुनाव का है और ऐसे में राजनीतिक दलों के नाम पर पटना में दुकानदारी का अजीबोगरीब मामला भी सामने आया है। पटना में कई ऐसी राजनीतिक पार्टियों का कार्यालय खुला हुआ है जो सिर्फ नाम के लिए राजनीतिक दल हैं। न तो इन्हें किसी चुनाव से कोई मतलब है और ना ही इनका कोई विधिवत कार्यालय है। पार्टी कार्यालय के नाम पर 2 कमरे जरूर ले लिए गए हैं और तस्वीरें देखिए, पटना से करीब 25 किलोमीटर दूर खेत के किनारे गली के अंदर कार्यालय बनाकर रखा गया है और कार्यालय में 1-2 लोग आपको जरूर दिख जाएंगे जिनसे पूछने पर वे खुद को पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से कम नहीं समझ रहे। बड़ी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव में धूल चटाने का दावा जरूर किया जाता है। पटना संवाददाता अमित कुमार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हम आप पहुंचे हैं राष्ट्रीय जन भावना पार्टी के कार्यालय में और ये देखिए, ये राष्ट्रीय जन भावना पार्टी का जो राष्ट्रीय कार्यालय है और यहाँ पे देखिए कि कार्यालय जो है उसकी तस्वीर यहाँ देख लीजिए गौर से। यहाँ पे जो है कमरे 3 हैं, हालांकि 2 कमरे में ताला गिरा हुआ है, 1 कमरे में जो है वो लोग मौजूद हैं, तो हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो है यहाँ पे राष्ट्रीय जन भावना पार्टी के आरजेपी के क्या हुआ उपाध्यक्ष जी, प्रदेश या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन साहनी। सचिन जी, ये बताइएगा कि पार्टी कब से आपकी रजिस्टर्ड है और अब तक कोई सभा कोई बड़ी आयोजन आप लोगों ने किया है? हमारी पार्टी 2017 से रजिस्टर हो चुकी है। और क्या पूछा था? और हम आपसे ये जानना चाहें कि कोई बड़ी रैली कोई बड़ा आयोजन आप लोगों ने किया? हाँ, हम लोग देश बचाओ यात्रा पे लगे थे, वो सब हो चुका है। अब इस बार हम सोच रहे 40 सीट से लड़ाना चाहते हैं अपने पार्टी के मेंबर सबको, और फिर बीजेपी को इस बार नहीं जीतना देना चाहते हैं। वो तो चलिए ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी में कितने पर जिला अध्यक्ष कितने हैं, जिला उपाध्यक्ष कितने हैं, कितने सदस्य हैं आप? जिला पर 35 है और 25 ये है उपाध्यक्ष है। किस कब और क्या निर्णय लेती है, एक्शन क्या लेती है? क्योंकि निबंधन करा करके पार्टी के नाम पर कहीं न कहीं ढालमेल किया जा रहा है और ये न्यूज 18 जो है इस तस्वीर को सामने लाई है। अब देखना है कि निर्वाचन आयोग क्या करती है। अमित बात, न्यूज 18 पटना। तो वहीं बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला किया। गिरिराज सिंह ने केजरीवाल को अर्बन नक्सल बताया। उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक पद पर होते हुए केजरीवाल ने ईडी जैसी सरकारी संस्था की अवहेलना की है। लगातार 9 बार सम्मन मिलने पर भी ईडी को तरजीह नहीं दिया गया। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि तेजस्वी नौकरी बांटने का ढिंढोरा पीट रहे हैं। जिस विभाग में वो मंत्री थे उसमें उन्होंने कितनी नौकरियां दी, ये भी सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं और वो संवैधानिक पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखते और संवैधानिक संस्थान को वो कभी उसका अनुपालन नहीं करते। एक तरह से इनका ग्रुप ही अर्बन नक्सलाइट का सोच रखने वाले लोग, ऐसे सोच से समाज नहीं चलता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी जब 17 महीने की सरकार रही तो हम पारदर्शितापूर्ण नौकरी दिए, लेकिन जब से भाजपा नीतीश कुमार की सरकार बनी है बड़ी गड़बड़ी हो रही है और बीपीएससी परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी का कारण ये दोनों ही है। मुझे लगता है तेजस्वी जी जबरदस्ती उपलब्धियों को ये तो आज तक नहीं बताते हैं कि हम 1.5 साल रहे तो 5 विभाग में क्या किए, कितनी नौकरियां दी। मुजफ्फरपुर में बढ़ती गर्मी के साथ एईएस का खतरा भी अब बढ़ने लगा है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सदर अस्पताल में एईएस कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं जहां टोल फ्री नंबर से एईएस से जुड़ी हुई जानकारी दी जा रही है। अगर एम्बुलेंस नहीं मिले तो उसकी भी व्यवस्था की जाती है। एईएस कंट्रोल रूम का जायजा लिया संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। में बढ़ती गर्मी के साथ एईएस का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि अब तक कई मरीज भी जो है वह उसकी पहचान हो चुकी है, लेकिन इस सब को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में एईएस को लेकर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है जहां पर 3 टोल फ्री नंबर दिए गए हैं जिस पर कॉल करके एईएस से जुड़ी तमाम जानकारी और सुविधाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। साथ ही
को लेकर भी कॉल किया जा सकता है। जो टोल फ्री नंबर दिया गया है 180034566629 06212266 06212266 मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल परिसर में एईएस नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। और हम आपको अंदर की तस्वीर दिखा दें। यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, जो भी कॉल आता है फोन अटेंड किया जाता है और जिनको जो जानकारी लेनी होती है एईएस के से जुड़े हुए वो देते हैं। क्या कुछ यहाँ पर जानकारी पूरा दिया जाता है? देखिए 16 ब्लॉक में हमारे जिला में जो भी 16 ब्लॉक है, कहीं से भी कोई भी समस्या अगर उत्पन्न हो 24 घंटा 7 दिन यहाँ सेवा उपलब्ध है। जिनको गाड़ी नहीं मिल रही है या ट्रीटमेंट में कोई समस्या उत्पन्न हो रहा हो, किसी भी प्रकार का समस्या हो, लोग यहाँ कॉल करते हैं और उसके निदान के लिए हम लोग हर संभव 24 घंटा एम्बुलेंस को लेकर भी व्यवस्था की? हाँ, एम्बुलेंस, अगर एम्बुलेंस फ्री है, एम्बुलेंस उपलब्ध हो पा रहा है, हम लोग एम्बुलेंस उपलब्ध कराते हैं। वहाँ ब्लॉक में नहीं हो पा रहा है, जिला से भेजते हैं। अगर कहीं ऐसे जगह है, अगर वो अपने गाड़ी से आ पा रहे हैं तो उसका फेयर भी मिलता है। क्या नाम हुआ? सत्य प्रकाश। तो मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में एईएस नियंत्रण कक्ष चल रहा है, जहां से 3 नंबर जो है वह सार्वजनिक किए गए हैं, जिस नंबर पर कॉल करके आप भी एईएस से जुड़ी तमाम जो सवाल है उस सवाल की जानकारी ले सकते हैं, उसका जवाब ले सकते हैं। साथ ही अगर आपको एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है या फिर अगर आप निजी गाड़ी से आ रहे हैं तो उस निजी गाड़ी का फेयर भी आपको जिला प्रशासन दे रहा है। तो इसको लेकर तमाम सूचनाएं जो है आपको एईएस नियंत्रण कक्ष से मिल सकती है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो मुजफ्फरपुर में पुलिस के नाम पर बीते कुछ दिनों से लगातार साइबर ठगी का मसला सामने आ रहा है। साइबर अपराधी पुलिस के नाम पर लोगों को फोन करके उनके बेटे या परिजन के गिरफ्तार होने या उन्हें सजा देने की बात कहते हैं और फिर परिजनों को डरा धमका कर पैसे वसूले जाते हैं। महज 1 महीने के अंदर इस तरह के दर्जनों मामले सामने आए हैं, जिसके बाद साइबर पुलिस अलर्ट मोड पर है। मामले की जांच के बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया और कहा जा रहा है कि इस गिरोह का अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन भी सामने आ रहा है। पुलिस ने इनके पास से 4 लैपटॉप, 19 बैंक के पासबुक, 8 चेकबुक और 17 एटीएम कार्ड जब्त किए। इस गिरोह का महज 1 महीने में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन की भी बात सामने आई है। मुजफ्फरपुर में पुलिस के नाम पर साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी सामने आया है। मुजफ्फरपुर में बीते कुछ दिनों से लगातार ऐसी सूचनाएं मिल रही थी, ऐसे केस सामने आ रहे थे जिसमें पुलिस के नाम पर फोन आता था और कहा जाता था कि आपका बच्चा या फिर आपका बेटा या कोई भी रिश्तेदार गिरफ्तार है, इस मामले में उसके खिलाफ केस दर्ज है, उसे यह सजा दी जा सकती है, आप तत्काल इतने पैसे भेजे। उसके बाद पूरा जालसाजी होता था, तमाम तरीकों से पैसे की ठगी की जाती थी और यह रैकेट जो है बहुत बृहत स्तर पर चल रहा था। इस मामले को लेकर साइबर पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। साइबर फ्रॉड अपराधियों के द्वारा विक्टिम्स को कॉल जाते थे पुलिस विभाग के नाम से कि आपके किसी परिचित को हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और यदि आप एक निश्चित अमाउंट पे कर देंगे तो उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। इसमें कुल 6 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें इनका जो हेड है जिसका नाम अरशद है। इन लोगों के पास से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम लोगों ने सामान को जब्त किया है, जिस सामान में 4 लैपटॉप हैं जिसका प्रयोग ये लोग साइबर ठगी के दौरान करते थे। इसके अतिरिक्त 19 पासबुक हैं जो डिफरेंट बैंकों की हैं, 8 चेकबुक हैं, 17 एटीएम या डेबिट कार्ड हैं। छापेमारी चल रही है, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एसएसपी राकेश कुमार ने इस मामले को लेकर बताया है कि यह एक बड़ा रैकेट है और इसमें और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। इस मामले में कई छोटे छोटे बच्चों के नाम पर बैंकों में खाते खोले जाते थे और उन तमाम चीजों को पुलिस ने बरामद किया है। कई लैपटॉप, कई पासबुक, कई एटीएम कार्ड और जो अकाउंट खोलने वाले किट होते थे, उन तमाम चीजों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। पटना की, जहां पर श्री श्याम बाबा के भक्तों ने विशाल निशान शोभा यात्रा निकाली। श्याम भक्त हाथों में निशान लेकर श्याम बाबा के जयकारे लगाते नजर आए। मंत्री अशोक चौधरी भी इस निशान शोभा यात्रा में शामिल हुए। अशोक चौधरी ने कहा कि ये साल चुनाव का है, भगवान श्याम बिना कहे मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अशोक चौधरी से बात की संवाददाता वनीता मिश्रा ने।
फागुन के महीने में श्री श्याम फागुन महोत्सव मनाया जा रहा है। 1251 निशान शोभा यात्रा निकाली जा रही है और बिहार सरकार के मंत्री खुद इस शोभा यात्रा में पहुंचे हैं। चुनाव नजदीक है और ऐसे में शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। क्या नहीं, हम पहले भी आते रहे हैं। ये श्याम महोत्सव में जो लोग इनके आयोजक करता हैं वो हमसे काफ़ी व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए रहे हैं और पहले भी न्यू पटना क्लब में जो कार्यक्रम होते रहे उसमें मैं शामिल रहा हूं। ये चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं, तो भक्ति और भाव का चीज़ है। जितना प्यार और उत्साह से हर साल ये लोग श्याम निशान यात्रा निकालते हैं खाटू श्याम जी के आदर में, प्यार में, भक्ति में, हम बस यही मनोकामना करते हैं कि जितना उत्साह से पूरा परिवार के लोग इस निशान यात्रा को निकाल रहे हैं उनके घर में इसी तरह से मंगल हो, उनके प्रभु उनको आशीर्वादित रखें, उसी तरह से प्रसन्न रखें। श्याम के भक्त का कहना है कि हारे का सहारा है और चुनाव का जिक्र मैंने इसलिए कहा क्योंकि भक्तों का कहना है कि इस शोभा यात्रा में शामिल होने के बाद 1 साल तक भगवान की कृपा बरसती है। तो कुछ खास मांगा आपने? नहीं, हम तो भगवान से मांगना क्या, भगवान तो सब कुछ जानते हैं। भगवान के प्रति अगर आप समर्पित हैं तो भगवान आपकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो श्याम के प्रति जो भी समर्पित होते हैं भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और हर साल अशोक चौधरी निशान शोभा यात्रा में शामिल होते हैं और महिलाएं भी नाचती झूमती नजर आ रही हैं। श्याम बाबा के जयकारे लगाती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। श्याम प्यारे की जय, खाटू नरेश की नरेश की जयकारे यहाँ लग रहा है क्योंकि श्याम हमारे हारे के सहारे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।